वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू कर रहे थे, और इस एमसीक्यू की सीरीज़ में ये आपका सेकंड लेक्चर है। और भी 2 या 3 लेक्चर और लेकर आएंगे आपके सामने, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम इस लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि विच मे बी अटैच्ड विथ एडेनिन बेस इन आरएनए। आरएनए में एडेनिन बेस के साथ कौन जुड़ सकता है? आरएनए में एडेनिन बेस के साथ कौन जुड़ सकता है? तो बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होती है, जो नाइट्रोजन बेस होती है, वह नाइट्रोजन बेस बेसिकली 2 तरह की होती है। क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन बेस जो होती है वह आपके 2 तरीके की होती है। नाइट्रोजन बेस 2 तरीके की होती है। एक होती है प्यूरिन। प्यूरिन 2 तरीके की होती है, एडेनिन और गुआनिन। और पायरामिडिन जो होती है वह होती है 3 तरीके की, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बेटा, इसके अंदर डीएनए के अंदर जो होता है वह आपके थाइमिन प्रेजेंट होता है, और आरएनए के अंदर जो होता है वह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ये पूछ रहा है कि एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा। बेटा, अपन सब जानते हैं डीएनए के अंदर तो क्या होता है, डीएनए के अंदर एडेनिन जो होता है वह थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहता है, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन जो होता है वह यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है? विच मे बी अटैच्ड विद एडेनिन बेस इन आरएनए। एडेनिन बेस के साथ कौन जुड़ेगा बेटा? यूरेसिल जो है वह जुड़ता है। ऑप्शन नंबर जो 3rd है, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आंसर जो है यूरेसिल है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज दैट व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। यदि डीएनए के एक रज्जु का क्षार क्रम, बेस क्रम को हिंदी में बेटा बोलते हैं क्षार क्रम, या इसको बेटा क्षार अनुक्रम भी लिखा जा सकता है। क्षार क्रम या क्षार अनुक्रम दे रखा है, और इसके पूरक एमआरएनए का क्रम क्या होगा? इसके पूरक एमआरएनए का क्रम पूछा है बेटा। तो बेटा देखो, सीएटी क्या है सीक्वेंस बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है बेटा, देखना अनुक्रम क्या दे रखा है, CAT TAG CAT GAC GAC, ये अनुक्रम दे रखा है। CAT TAG CAT GAC। ठीक है, अब इसका पूछा है कि ये डीएनए का अनुक्रम है, तो इसके एमआरएनए का जो अनुक्रम है वह क्या होगा? बेटा, अपन सब जानते हैं कि एमआरएनए का अनुक्रम पूछा है, तो इसी को अपन को टेम्पलेट स्टैंड मान के चलना है। तो यहाँ पर सी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? जी। ए के सामने क्या आता है? टी आता है। यहाँ पे आ गया यू और सी, GUA 3 के ये ऑप्शन होगा नहीं, और ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर TAG की जगह क्या आएगा? AUC 3rd ऑप्शन के अंदर आ रहा है। यही आपका जो है वह आंसर होगा। 3rd ऑप्शन इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस पासेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा केंद्र का डीएनए आनुवंशिक जानकारी को एमआरएनए में स्थानांतरित करता है। तो बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो सेंट्रल डॉगमा होता है, सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रल डॉगमा अपन ने पढ़ा था। सेंट्रल डॉगमा, या जिसे हम लोग केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, डॉगमा, ये क्या कहता है बेटा? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन
क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जो होता है वह प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहां पर आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है, और यह प्रोसेस जो है वह आपके कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन को हिंदी में प्रतिलिपिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिलिपिकरण कहा जाता है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी के अंदर बेटा बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं बेटा, अनुलेखन। और ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं बेटा, अनुवादन कहा जाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है बेटा प्रति अनुलेखन। ठीक है बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वह एमआरएनए के अंदर ट्रांसलेट हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अनुलेखन जो है वह आपके आंसर हो जाएगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? चलते हैं बेटा आगे। अनुलेखन आंसर जो है हो गया। नेक्स्ट देखना बेटा, a sequence of 3 consecutive bases in a tRNA molecule which specifically binds to a complementary codon sequence in mRNA is known as। tRNA अणु में 3 लगातार बेसों को बोलते हैं क्षारों का क्रम जो mRNA में एक पूर्ण कोडोन क्रम से विशेष रूप से जुड़ता है, क्या कहलाता है? बेटा अपन सब जानते हैं क्या होता है कि अनुवादन की प्रक्रिया के दौरान जो एमआरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं उससे जुड़ने का काम टीआरएनए करता है, और टीआरएनए में इस कोडोन का विपरीत अनुक्रम उपस्थित होता है जिसे एंटी कोडोन कहते हैं। देखो बेटा मैं कह रहा हूं ये है एमआरएनए के ऊपर तो क्या होता है बेटा, कोडोन होता है। क्या होता है बेटा, कोडोन। उसके अंदर कितने होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। इस कोडोन के ऊपर आकर कौन जुड़ता है बेटा, इस कोडोन के ऊपर आकर जुड़ता है टीआरएनए। इस कोडोन के ऊपर आकर जुड़ता है बेटा टीआरएनए, और टीआरएनए के ऊपर क्या होता है बेटा, एंटी कोडोन होते हैं। तो यहां पर क्या चला जाएगा आंसर बेटा, एंटी कोडोन। क्या आंसर चला जाएगा बेटा, एंटी कोडोन। 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट, कोई कॉल है। अरे हाँ किया है भाई। नहीं मेरे को करना ही था, मैं क्या कोई एग्जाम में ड्यूटी वगैरह। सॉरी बेटा, कोई इमरजेंसी कॉल आ गया था। चलिए बेटा, क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया कि एक एमआरएनए के ऊपर तो कोडोन होता है और टीआरएनए के ऊपर क्या होता है बेटा, एंटी कोडोन होता है। क्लियर है चीज? ये है एमआरएनए के ऊपर कोडोन है, और एंटी कोडोन ये कौन है बेटा, ये आपके टीआरएनए। और टीआरएनए का वह अनुक्रम जो इससे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी कोडोन जो है वह कहते हैं। क्लियर है चीज? चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। tRNA attached to a larger subunit of ribosome with the help of which loop? बेटा अपन सब जानते हैं कि टीआरएनए राइबोसोम की बड़ी उप इकाई के साथ किस लूप की सहायता से जुड़ता है। तो देखते हैं बेटा, इसको अपन टीआरएनए की स्ट्रक्चर में आपके सामने बनाता हूं ताकि बिल्कुल इजी जो है वह इसका जो है आंसर जो है आपको मिल जाए। बेटा टीआरएनए की अपन सब जानते हैं कि टीआरएनए के अंदर 3 लूप होती है।
टीआरएनए के अंदर क्या होती है बेटा, 3 लूप होती है। एक मिनट, टीआरएनए के अंदर स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं तो इस तरीके की आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो टी साई सी लूप होता है, कौन सा वाला बेटा, टी साई सी लूप। टी साई सी लूप की सहायता से, टी साई सी लूप की सहायता से जो होता है, यह राइबोसोम की बड़ी उप इकाई के साथ जुड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें, डायग्राम बना हुआ भी पड़ा है, तो देखना बेटा, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन लूप। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक अनुक्रम होता है जिसे हम लोग एंटीकोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीकोडोन। क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन। और ये किसके साथ जुड़ता है, एमआरएनए के साथ जुड़ता है। एमआरएनए के कोडोन के साथ जुड़ता है, एमआरएनए के कोडोन के साथ जुड़ता है। दूसरा होता है बेटा टी साई सी लूप। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है थायमीन स्यूडोयूरेसिल साइटोसिन लूप। साइटोसिन लूप, थायमीन स्यूडोयूरेसिल साइटोसिन लूप। ठीक है, यह होती है बेटा राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। इसकी सहायता से टीआरएनए अणु जो है वह राइबोसोम के साथ जुड़ता है। अनुलेखन के दौरान राइबोसोम की बड़ी उप इकाई जो होती है, लार्ज सब यूनिट होती है, उसके साथ जुड़ने का काम करता है। क्लियर है। फिर देखने बेटा, इन 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज। 3D दृश्य में टीआरएनए का अणु कैसा दिखाई देता है बेटा। देखना, टीआरएनए की स्ट्रक्चर 2 तरीके की होती है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। अगर आपको 2D की बात करें, 2D के अंदर आपको टीआरएनए के अणु जो है वो आपको क्लेवर लीफ तरीके के दिखाई देखेंगे बेटा। क्लेवर लीफ 2D या जिसको अपन लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, वह तो दिखती है बेटा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वह दिखाई देती है। जबकि 3D या जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, 3D या टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, वह आपके एल शेप्ड की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है बेटा, एल शेप्ड की दिखाई देती है। क्लियर है चीज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अरे ठीक है, एल शेप्ड की। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थल जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है। तो बेटा देखना, अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट की बात करें, मैं आपको यहां पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक बना के दिखा देता हूं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है। देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ये डीएनए के आपके सामने 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड 5' स्ट्रैंड 2 3' रन करेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वह 3' से 5' रन करता है। इसके अंदर सबसे पहली जो सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को बोला जाता है बेटा प्रमोटर। क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर। प्रमोटर ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर को हिंदी में बेटा प्रमोटर ही, उन्ना मैक वगैरह कुछ कहते हैं, लेकिन अपन को प्रमोटर ही ध्यान रखना है। स्ट्रक्चरल जीन को बोलते हैं बेटा संरचनात्मक जीन। क्या कहा जाता है बेटा, संरचनात्मक जीन। और एंड में होता है बेटा टर्मिनेटर जीन। क्या होता है बेटा, टर्मिनेटर जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर जीन। बेटा जो 3' से 5' स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसे जो है इसे बोला जाता है बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। इसे ही सेंस स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है, सेंस स्ट्रैंड। और इसे ही अपन लोग इस वाले को एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वह कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
एंटीसेंस जो है वह कहते हैं। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, प्रमोटर वह अनुक्रम होता है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। प्रमोटर कौन होता है बेटा, प्रमोटर वह अनुक्रम है, प्रमोटर वह अनुक्रम है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। और बेसिकली अगर बात करें बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा फैक्टर। वह इस प्रॉपर प्रमोटर के आइडेंटिफाइड करने में काम में आता है। अगर सिग्मा फैक्टर को हटा दें तो आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर प्रमोटर के ऊपर बाइंड नहीं होगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, इससे आरएनए का निर्माण होता है, इससे आरएनए का निर्माण होता है। और टर्मिनेटर जो जीन होता है, इस अनुक्रम के अनुलेखन के बाद अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है, अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है। क्लियर बेटा, इसके बाद अनुलेखन की क्रिया होती है और अनुलेखन की क्रिया जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होता है बेटा, प्रमोटर, ये पर ई आर है यहां पर, प्रमोटर के ऊपर जो है वह आकर जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। क्लियर है चीज बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। One strand of DNA has base sequence that what will be the sequence of bases in mRNA? If the base sequence in DNA is 5' से 3' base sequence दे रखी है और पूछा है mRNA का अनुक्रम क्या होगा। देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखना, अगर मैं कह रहा हूं आपके सामने आपके सामने 5'3' इस सीक्वेंस दे रखी है। क्या दे रखी है, 5'3 दिए नहीं, अच्छा दो क्वेश्चन है बेटा, दो क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द बेस सीक्वेंस यदि 5' पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहां कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5' ए और 3' और ये पूछ रहा है तो एमआरएनए में सार अनुक्रम क्या होगा। तो बेटा देखो, ये का ये होगा बिल्कुल 5' ए 3'। क्यों, क्योंकि 5' जो 3' होता है वह कोडिंग स्ट्रैंड होता है। वो क्या सा होता है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। क्या होता है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। इसको देख लेते हैं बेटा ध्यान से, इधर देखना, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये 5' ये 3', ये 3', ये 5'। ये तो होता है बेटा टेम्पलेट। क्या होता है बेटा, टेम्पलेट। और ये क्या होता है बेटा, कोडिंग। ये क्या होता है, कोडिंग। इससे जो आरएनए बनता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वह हमेशा टेम्पलेट का कंप्लीमेंट्री होता है। टेम्पलेट का कंप्लीमेंट्री टेम्पलेट का कंप्लीमेंट्री मतलब टेम्पलेट का संपूरक होता है। टेम्पलेट का संपूरक। कोडिंग सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड वाला ही होता है। ए की जगह पर, सॉरी थाइमीन की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, यूरेसिल आ जाता है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बेटा, 5'3' आपके 4 बार यू जो है, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है कि 5' का अनुक्रम ये है, तो ये हो जाएगा 3' से, सॉरी एक मिनट, हाँ इसको मैं रफ कर लेता हूं पहले। ये है, ठीक है। तो इसका पहले या तो ये करो कि इसका 3' बना लो, वापस ये का ये बनेगा, 5' से 3' ही बना लो। तो ए 3'। तो ये आंसर जो है कहां पे आ रहा है बेटा,
थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर के अंदर। पहला जो है आंसर, सेकंड आंसर जो है वह आपको देखने को मिल गया। सेकंड आंसर देखने को 3 days 5 days क्यों कह रहा है, एक मिनट, सेकंड आंसर क्यों कह रहा है भाई? mRNA का नोट पूछा है, टेम्पलेट का दे रखा है, एक मिनट, टेम्पलेट का दे रखा है 5 days, ए दे रखा है, एंटीपेलन कंप्लीट टू द डीएनए टेम्पलेट स्टैंड। mRNA का पूछा है ना, किसका पूछा है? mRNA में क्षार अनुक्रम होगा भाई, ये दे रखा है, एक मिनट, अगर इसको ये दे रखा है तो इसका अगर अपन पहले 3 days बना लें, 3 days बनाएं, टी सॉरी 5 days, ठीक है 5 days। अब इसका RNA बनाए, इसका उल्टा होगा तो 5 days, टी का उल्टा ए 3 days, तो ये आना चाहिए ना, यही आना चाहिए बेटा। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये गलत दे रखा है बेटा, बिल्कुल गलत है, ये जो है आपके रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, जो अपन ने किया है वह सही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, डीएनए के एक रज्जु का क्षार अनुक्रम नॉन टेम्पलेट का, मतलब कौन सा दे रखा है? ये तो हो गया बेटा ये वाला और ये वाला। नॉन टेम्पलेट कौन सा है बेटा? नॉन टेम्पलेट आपके है ये है आपके नॉन टेम्पलेट। ठीक है, नॉन टेम्पलेट ये है। नॉन टेम्पलेट का अनुक्रम क्या दे रखा है? नॉन टेम्पलेट का अनुक्रम दे रखा है बेटा CAG ठीक है, ये आपको एक मिनट, CAG और GAT, ये नॉन टेम्पलेट का, नॉन टेम्पलेट का मतलब हो सकता है बेटा ये वाला आपके कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये का ये आएगा बेटा, ये का ये आएगा, C की जगह C, A की जगह A, G की जगह G, थायमिन की जगह यूरेसिल, CGGAU, CAG UCG GAU। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है वह आपके आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा गलत क्यों किया इसने? कंप्लीमेंट टू द डीएनए टेम्पलेट स्टैंड, डीएनए टेम्पलेट स्टैंड का, डीएनए टेम्पलेट स्टैंड थोड़ी दे रखा है, ये टेम्पलेट थोड़ी दे रखा है, ये टेम्पलेट है ही नहीं ना, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये टेम्पलेट नहीं है। डीएनए टेम्पलेट तो बेटा जो होता है वह 3 days से 5 days होता है, वो गलत है, ये इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखना, मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन रीचेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनएज, वह विधि जिसके द्वारा सूचना जो होती है वह डीएनए से आरएनए तक पहुंचती है, उसे हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन जो है वह कहते हैं। एक मिनट बेटा, मनोज जी, प्रवीण कुमार जैन के पास क्योंकि आपके पास तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास होगी, क्योंकि अपन को कौन देता है इन्फॉर्मेशन, तो देता नहीं है कि एब्सेंट है कि नहीं। सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि कुछ आज जो हमेशा जो मेरा टाइम होता है उस टाइम पर क्लास नहीं लेके अलग टाइम पे ले रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं, चलता रहता है। डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, डीएनए किसके संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है? एक तो खुद के लिए और एक अनुलेखन के लिए। आरएनए के लिए भी टेम्पलेट के रूप में काम करता है और खुद के रेप्लिकेशन के लिए भी करता है। आंसर क्या चला जाएगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पर आंसर ये आपको मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ,
डीएनए में अनुलेखन इकाई किससे मिलकर बनी होती है? अभी हमने पढ़ा कि अनुलेखन इकाई के अंदर 3 चीज होती है। एक होता है प्रमोटर, जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह जुड़ता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, जिससे आगे चलकर एमआरएनए का निर्माण होता है। और तीसरा होता है टर्मिनेटर, जिसको समापक कहते हैं। यहां पर आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑल, सभी जो है यहां पर आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इन डीएनए प्रमोटर इज द साइट फॉर द इनिशिएशन ऑफ। डीएनए में प्रमोटर या प्रवर्तक किसके प्रारंभ का स्थल होता है? प्रमोटर डीएनए में वह अनुक्रम होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की सहायता से जुड़ता है और अनुलेखन की शुरुआत होती है। किसकी होती है? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन की जो शुरुआत का जो साइट है उसे ही हम लोग कह सकते हैं कि वह कौन है? प्रमोटर होता है। क्लियर है चीज बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द जीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म थ्रू रेगुलेशन ऑफ। ठीक है, जीव में वृद्धि और विभेदन के लिए जीन किसके नियमन द्वारा उत्तरदायी होते हैं? ठीक है बेटा, देखना, रेप्लिकेशन के बाद किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कई प्रकार के विभेदन या मॉडिफिकेशन देखने को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, और अनुवादन के बाद भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो यहां पर जो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देख लेते हैं आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही बात है बेटा, आंसर सही है। नेक्स्ट देखना बेटा, पोर्शन ऑफ जीन विच आर ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेटेड एज। बेटा देखना, अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए इज नॉट इक्वल टू जीन। वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पर डीएनए के अंदर एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन प्लस एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक्सॉन जो होता है, इट इज एसेंशियल पार्ट विच एक्ट्स एज जीन, एक्सॉन जो होता है जीन की तरह बिहेव करता है, जबकि इंट्रॉन जो होता है नॉट जीन नहीं होता है। तो इंट्रॉन का रिमूविंग जरूरी होता है। तो इंट्रॉन का ट्रांसक्रिप्शन तो होता है, लेकिन कभी भी उसका अनुलेखन जो है वह नहीं होता है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? इंट्रॉन। ये बेटा 2 बार आ गया, इसको काट दो। आंसर क्या चला जाएगा यहां पर? इंट्रॉन जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट के कितने क्वेश्चन बाकी है देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर मोलिकुलर वेट का पूछा है बेटा। मोलिकुलर वेट का करेक्ट ऑर्डर, आणविक भार का जो सही क्रम जो है वो पूछा है। तो अपन सब जानते हैं कि सबसे छोटा आरएनए होता है वह होता है बेटा टीआरएनए। कौन सा होता है बेटा? टीआरएनए। टीआरएनए से बड़ा होता है आपके एमआरएनए और एमआरएनए से बड़ा होता है आपके डीएनए। तो ऑप्शन के अंदर ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज सोल्यूबल आरएनए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूबल आरएनए जो होता है वह बेटा टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए को कहा जाता है। सोल्यूबल आरएनए जो होता है वह आपके ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए जो होता है उसी को हम लोग सोल्यूबल आरएनए के नाम से जानते हैं, टीआरएनए। क्लियर चीज? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द स्मॉलेस्ट, अच्छा इसका आंसर देखना था ना बेटा, कहां तक पहुंचे थे? ये था इसके आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखना बेटा, फिर देखना अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट आरएनए इज। स्मॉलेस्ट अभी अपन ने पढ़ा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बेटा? टीआरएनए जो है सबसे छोटा होता है, टीआरएनए से बड़ा होता है एमआरएनए, और उसके बाद क्या होता है? डीएनए होता है। कोशिका का सबसे प्रचुर आरएनए है, द मोस्ट एबंडेंट आरएनए जो होता है वह कोशिका के अंदर आपके आरआरएनए जो है, आरआरएनए जो होता है वह सबसे, राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा जो है वह पाया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, राइबोसोमल
आरएनए जो होता है वह सबसे प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। देख लो बेटा, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए फॉर्म द मैसिव स्ट्रक्चरल कोर ऑफ राइबोसोम कंस्टिट्यूट रफली 80% ऑफ टोटल आरएनए इन अ टिपिकल सेल। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विपरीत अनुलेखन नहीं कहकर इसको प्रति अनुलेखन वर्ड जो है वह सही है बेटा। प्रति अनुलेखन, प्रति अनुलेखन खोज किसके द्वारा की गई थी बेटा? पहली बात तो प्रति अनुलेखन होता क्या है बेटा? एमआरएनए से लिख लेते हैं अपन इसको, एमआरएनए से नई स्लाइड पे ले लेते हैं, नई स्लाइड पे ले लेते हैं। बच्चे कहेंगे सर एक ही स्लाइड पे कराते हो, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा प्रति अनुलेखन, ये क्या होता है बेटा? एमआरएनए से डीएनए का बनना, एमआरएनए से डीएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेटा यहां पर जो एमआरएनए से डीएनए बनता है वह डीएनए आपके सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, संपूरक डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संपूरक डीएनए कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। बेटा यहां पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम काम में आता है, उस एंजाइम को बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। बेटा इस प्रोसेस को सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बेटा टेमिन, दूसरे का नाम था बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर, बाल्टीमोर ही नाम है, टेमिन एंड बाल्टीमोर, ठीक है ना। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इसको सबसे पहले देखा था, इसलिए इस प्रोसेस को बेटा टेमिनिज्म भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? टेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो ये पूरी रामायण जो है इसके बारे में अपन को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले किसने देखा था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? मैच्योर यूकेटिक एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, परिपक्व यूकेटिक एमआरएनए को किसके द्वारा पहचाना जाता है? साइन डालगार्नो सीक्वेंस एट 5' एंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैच्योर देखो बेटा क्या होता है कि यूकेटिक सेल के अंदर जो आरएनए बनता है, बेसिकली इसका मैं यहां पे एक्सप्लेन कर लेता हूं, तो वो होता है बेटा HNRNA। इस HNRNA के बाद यहां पर क्या होता है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं। एक मिनट चलो लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। क्या होता है बेटा? इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो आरएनए बनता है वह होता है HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और इससे बाद में क्या बनता है बेटा? mRNA बनता है। इस स्टेप को बोलते हैं बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स किए जाते हैं। एक तो होता है बेटा पॉली ए टेल। दूसरा स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं पॉली ए टेल, और एक 5' पे किया जाता है, एक होते हैं 3' कैपिंग, और तीसरा होता है बेटा स्प्लाइसिंग। क्या होता है बेटा? स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग। तो इसके अंदर बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या क्या होता है बेटा। 5' के ऊपर बेटा पॉली ए टेल जो है वह 3' पे की जाती है, यही मैं चेक कर रहा था,
3 डैश और 5 डैश, ये ध्यान रखना आपको। चलो अभी अपन थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इतना अपन को डिटेल में जाना नहीं है। पॉली ए टेल कैपिंग और स्प्लाइसिंग जो है वह होती है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि परिपक्व यूकेटिक एमआरएनए को किसके द्वारा पहचान जाता है? साइलेंट आल्गानो सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। 7 मिथाइल गुएनोसिन एट 5 डैश एंड एंड पॉली एडिनाइलेशन बेस एट 3 डैश एंड, यही इसका जो है वह आंसर जो चला जाएगा। 5 डैश के ऊपर तो क्या होता है बेटा? 5 डैश के ऊपर आपकी 7 मिथाइल गुएनोसिन की कैप लग जाती है। क्या होता है? 5 डैश HNRNA, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं कि जो HNRNA है इसके 5 डैश एंड के ऊपर तो आपके 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुएनोसिन की कैपिंग हो जाती है। 7 मिथाइल गुएनोसिन और 3 डैश एंड के ऊपर आपके बहुत सारे एडिनिन लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं? पॉली एडिनाइलेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो है वो आपके चला जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये इसके आंसर है बेटा। 5 डैश के ऊपर क्या लगी? मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो जाती है और 3 डैश के ऊपर जो है वह आपके कई सारे एडिनिन लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा mRNA, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इससे पहले वाला जो आरएनए होता है उसको बोलते हैं बेटा HNRNA। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पढ़े थे हम लोगों ने, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है कहा जाता है। क्लियर है चीज? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चला आगे, पहले आगे। मुख्य अनुलेखन एंजाइम है, मेन एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मेन जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पहली बात तो कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज होगा। और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट को काम में लेकर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। पहले तो इन सब का ऑप्शन का मतलब ढूंढते हैं अपन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है बेटा? डीएनए अणु से डीएनए का निर्माण करता है, तो ये कौन सा है बेटा? ये है आपके खुद डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये कौन सा है? खुद डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब ये क्या करता है बेटा? डीएनए अणु से आरएनए का निर्माण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? ये आपके हो जाएगा आरएनए का निर्माण कर रहा है। कौन हो जाएगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये ऐसा कोई एंजाइम अपने एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये क्या होता है बेटा? आरएनए अणु से डीएनए का निर्माण करता है। और ये कौन सा है बेटा? ये एंजाइम आपके इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, टेमिनिज्म के दौरान या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान काम में आता है। आरएनए पॉलीमरेज मुख्य कौन सा होगा बेटा? जो मुख्य अनुलेखन एंजाइम जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वह आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है चीज? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ना क्या कहलाता है बेटा? अपन ने अभी पढ़ा कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होते हैं, पश्च अनुलेखन रूपांतरण। क्या बेटा? पश्च अनुलेखन रूपांतरण जो होते हैं उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है बेटा कैपिंग, ठीक है, दूसरा होता है पॉलीएडिनाइलेशन, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। कैपिंग के अंदर क्या होता है बेटा? मिथाइल गुएनोसिन फॉस्फेट की कैप लगा दी जाती है।
पॉलीएडिनिलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, पॉलीएडिनिलेशन के अंदर 3' के ऊपर कई सारे एडिनिन अणु जो है वह जोड़ दिए जाते हैं, और स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता है बेटा, इंट्रॉन को हटाया जाता है और एक्सॉन को जो है वह जोड़ा जाता है। इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ना, एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये मैं कह रहा हूं HNRNA है। इस HNRNA के अंदर इस तरीके से एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है, इस तरह का जो जीन अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, इंट्रॉन को हटा देंगे, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हो जाएगा, और एक्सॉन को क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से आपस में जोड़ दिया जाएगा। स्प्लाइसिंग जो है, स्प्लाइसिंग इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिसिंग नहीं, स्प्लाइसिंग सॉरी, अपने इतना ही बहुत है, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। स्प्लाइसिंग जो है इसे कहा जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोडोन इन mRNA हैज, mRNA के एक कोडोन में होता है। अपन सब जानते हैं कि बेटा कोडोन वर्ड ही मतलब होता है जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। क्या होते हैं बेटा, 3 नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 बेस प्रेजेंट होते हैं कोडोन के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया बेटा, 3 बेसिस जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। अ डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक डीएनए स्ट्रैंड निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है। अपन सब जानते हैं डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है रेप्लिकेशन के दौरान, तो डीएनए खुद के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा, ये आंसर नहीं होगा। जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल है, किसी भी तरह के आरएनए हो, चाहे वह टीआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे एसआईआरएनए हो, एनी टाइप ऑफ आरएनए आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए सीक्वेंस। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटीन जो होता है डीएनए इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है बेटा, आरएनए इन्वॉल्व होता है। पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, पहले क्या होगा बेटा, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर जो होता है वह आरएनए से आगे चलकर आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है चीज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन जो है यहां पर आंसर चला जाएगा। जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, जेनेटिक कोड बेटा किसने डिस्कवर्ड किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अपन सब जानते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वह एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था निरेनबर्ग और मथई। निरेनबर्ग और मथई नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन है बेटा निरेनबर्ग और मथई, इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो यहां पे देख लीजिए। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्शल निरेनबर्ग और एक का नाम था हेनरिच मैथई। वर इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग द फर्स्ट कोडोन यूजिंग अ सेल फ्री प्रोटीन सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले जो है कोडोन को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, जेनेटिक कोड को एंजाइमेटिक रूप से ट्राइन्यूक्लियोटाइड को संश्लेषित करके किसके द्वारा डिकोड किया गया था। जेनेटिक कोड वाज डेसिफाइड बाय एंजाइमेटिकली सिंथेसाइजिंग द ट्राइन्यूक्लियोटाइड बाय। तो निरेनबर्ग साहब ही थे जिन्होंने सबसे पहले यह काम किया था। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, निरेनबर्ग। फिर क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। निरेनबर्ग ने 34 पॉलीएडेनिन युक्त एक एमआरएनए को संश्लेषित किया। 34 एडेनिन युक्त, ठीक है, से क्या बनाया बेटा, एमआरएनए बनाया। कोई बात नहीं, बना दिया। और 11 पॉलीलाइसिन से बना एक 11 लाइसिन से बना एक पॉलीपेप्टाइड प्राप्त किया। ठीक है भाई, जिससे यह साबित हुआ कि लाइसिन के लिए जेनेटिक कोड क्या था। बेटा सिंपल सी बात है, 34 एमिनो एसिड थे, कितने 34 पॉलीएडेनिन थे, मतलब ऐसे कितने थे बेटा, ऐसे ये लगभग टोटल 34 थे। अब इसके अंदर जब इसका
अनुवादन किया तो इसको क्या मिले बेटा, 11 लाइसिन वाली पॉलीपेप्टाइड की एक चेन मिली। ठीक है, 11, एक एमिनो एसिड के लिए 3 कोडोन होते हैं, तो 33 कोडोन तो यहां पर काम आ गए। तो मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, लाइसिन का, सिंपल सी बात है, कोडोन क्या होगा बेटा, ट्रिपल ए जो है वो कोडोन किसका होगा, लाइसिन का होगा। एक एडेनिन, एक डबलेट या ए ट्रिपलेट के फॉर्म के अंदर जो है वह प्रेजेंट होगा। क्लियर है चीज बेटा, चलते हैं आगे। चलिए, आंसर मिल गया। समटाइम द स्टार्टिंग कोडोन इज GUG इन प्लेस ऑफ AUG। बेटा क्या होता है, अपन सब जानते हैं कोडोन जो होते हैं, टोटली जो कोडोन होते हैं वह होते हैं बेटा 64। इसमें से 61 कोडोन तो क्या करते हैं, कोड एनी एमिनो एसिड, कोड्स एनी एमिनो एसिड, किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। और इसके अंदर जो AUG होता है यह 2 काम करता है। एक तो होता है वह स्टार्ट कोडोन, और यह एक कोड करता है बेटा मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिन्हें अपन लोग बोलते हैं बेटा स्टॉप कोडोन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉप कोडोन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, कैसे ध्यान रखना है, लिखना है वर्ड आगाज। क्या लिखना है, वर्ड आगाज। आगाज वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये लिख लिया आ गा ज, और इसके आगे क्या लगाना है बेटा, यू लगाना है। ये आपके स्टॉप कोडोन होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कई बार जो है आपको AUG की जगह पर GUG जो है वह भी प्रारंभिक प्रकूट या स्टार्ट कोडोन के रूप में दिखाई देता है। GUG नॉर्मली किसको कोड करता है बेटा, GUG जो होता है, याद रखने वाली बात है, वेलिन नाम के एक एमिनो एसिड है, उसको कोड करने का काम करता है। क्या आंसर चला जाएगा बेटा, वेलिन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलिन, ये आंसर मिल गया अपन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट codes is correctly matched with its specifically for an amino acid in protein synthesis or as start or stop codon। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिककूट प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल की विशेषता या प्रारंभ या समापन प्रकूट के रूप में सही ढंग से सुमेलित है। UCG स्टार्ट कोडोन नहीं होता है बेटा, ये गलत है। ट्रिपल U स्टॉप कोडोन नहीं बेटा, नहीं होता है। UGU ल्यूसिन के लिए कोड नहीं करता है। UAC टायरोसिन को कोड सही ढंग से टायरोसिन को ही करता है ना, बिल्कुल सही बात है। UAC जो है वह टायरोसिन को कोड करता है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 4 आंसर चला जाएगा, 4 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। UCG जो है सीरीन को कोड करता है, ट्रिपल U फिनाइलएलानाइन को कोड करता है, UG सिस्टीन, ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ये रहा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स अ GTP मॉलिक्यूल इज नीडेड इन। प्रोकैरियोटिक में अनुवादन प्रारंभ के दौरान एक GTP अणु की आवश्यकता किस में होती है। GTP क्या होता है बेटा, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, GTP होता है गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के रूप में काम में आता है, प्रोवाइड एनर्जी। ये भी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। GTP जो है ATP की तरह ही काम करता है। यह क्या करता है बेटा, सबसे पहला जो होता है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ने का काम करता है। मतलब फॉर्मल मेट टीआरएनए के निर्माण में नहीं करता है। राइबोसोम की 30 नहीं, इसमें भी नहीं करता है। 30S mRNA का फॉर्मल मेट टीआरएनए के साथ जुड़ने में नहीं बेटा। राइबोसोम की 50S सब यूनिट का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने में जो है वह आपके GTP मॉलिक्यूल जो है काम में आता है। क्लियर है चीज, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे रखा है बेटा, देखते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि देखो ये फॉर्मल मेथड टीआरएनए होता है,
स्टेप 1 के अंदर 30s सब यूनिट आकर जुड़ गई, जीटीपी आया, जीटीपी जैसे ही आता है जीटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसकी लार्ज, इस पूरे को पहले को तो क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे इनिशिएशन स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको बोल सकते हैं बेटा इनिशिएशन स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके साथ 50s सब यूनिट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए अपन को, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है चीज। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। डीजनरेशन ऑफ अ जेनेटिक कोड इज एट्रिब्यूटेड टू दी, आनुवंशिक कोड की अपहास्यता का कारण क्या होता है। तो बेटा अपहास्यता का जो कारण होता है वह होता है वोबल बेस। कौन होता है बेटा, वोबल बेस जो होता है वह होता है। 3 कोडोन होते हैं बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं 1 नंबर कोडोन, 2 नंबर कोडोन, 3 नंबर। वोबल बेस जो होता है वह होता है बेटा आपके 3rd नंबर, जो कोडोन का जो 3rd मेंबर होता है, याद रखना है, वोबल बेस जिसको बोलते हैं, वोबल बेस भी क्या कहा जाता है। 3rd नंबर वाला जो होता है वह वोबल बेस होता है। ये बिल्कुल आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखो बेटा, कोडोन में 3 होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो जो कोडोन का एंटी कोडोन जो है, और कोडोन में भी 3 होते हैं। तो जो इसका 3rd जो होता है वही जो होता है 3rd नंबर ऑफ कोडोन या 1st नंबर ऑफ एंटी कोडोन जो है, उसके कारण जो है डीजनरेसी आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ अ जीन एनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 एमिनो एसिड 25th कोडोन इज म्यूटेटेड टू UAA। क्या होगा यदि 50 अमीनो अम्ल के पॉलीपेप्टाइड को बेटा देखना कूटपद करने वाले जीन में 25वां प्रकुट उत्परिवर्तित होकर ये हो जाए तो। देखना बेटा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन लोग यहीं पर करते हैं। दिख रहा है? ओके, ये क्या कह रहा है, एक 50 एमिनो अम्ल के पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले जीन में 25वां, ठीक है, 25वां अगर वे क्या कह रहा है कि 25वां कोडोन जो है वह म्यूटेट हो गया, उसके अंदर क्या हो गया बेटा, म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन भी कैसा हुआ है, UAU से UAA, मतलब कोई सेंस कोडोन जो है, सेंस कोडोन जो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, वह स्टॉप कोडोन में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया बेटा, स्टॉप कोडोन में। और कौन सा है, ये है 25वां है, ये बेटा कौन सा है, 25वां, 25th वाला है। तो समझिएगा बेटा 25वां ये है, तो इसका मतलब इससे पहले वाले तो बिल्कुल सही है, इसके पहले 24 एमिनो अम्ल तो एक पॉलीपेप्टाइड के रूप में प्राप्त होंगे, और यहां पर अगर जो ट्रांसलेशन जो है वह रुक जाएगा, तो मतलब इससे क्या होगा बेटा, 24 एमिनो अम्ल का, एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड जो है वह बनेगा। क्या बनेगा, 24 एमिनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड जो है वह बनेगा। पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 एमिनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। यहां पर आंसर चला जाएगा आपके फर्स्ट। क्लियर है चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ये प्रकार, इस प्रकार से रहा बेटा। अच्छा, आगे चले गए अपन। ये रहा, अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए मेक्स अ कोडोन फॉर एन एमिनो एसिड। मैसेंजर आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम अमीनो अम्ल के लिए कोडोन बनाता है। सिंपल सी बात है, 3 जो होते हैं, 3 नाइट्रोजन शार्कों का अनुक्रम ही क्या कहलाता है बेटा, कोडोन कहलाता है। सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस फॉर्म्स कोडोन। क्या बनाता है बेटा, कोडोन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज फॉलोइंग सीक्वेंस। एक डीएनए के एक रज्जुक में कुछ अनुक्रम दे रखा है। अनुक्रम पहले नहीं पढ़ना बेटा, अनुक्रम हमेशा बाद में पढ़ना चाहिए। अनुक्रम को पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे, कंफ्यूज होगे। पहले क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, दे रखा है, ऑन ट्रांसक्रिप्शन इट प्रोड्यूस एन एमआरएनए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए रिकॉग्नाइज द 3rd कोडोन ऑफ दिस एमआरएनए। ठीक है, कुछ डीएनए का अनुक्रम दे रखा है जो एमआरएनए बनाता है। निम्नलिखित में से टीआरएनए का कौन सा एंटीकोडोन इस एमआरएनए के तीसरे प्रकुट को पहचानता है। देख लो बेटा, तीसरा कौन सा है, ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया बेटा तीसरा। तीसरा कौन सा है बेटा, 3rd कोडोन, ये है
पहली बात तो ये क्या है, डीएनए का स्टैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का 3' 5' है। एक मिनट, हाँ, ये कह रहा है ये डीएनए में सीक्वेंस दे रखा है 3', थर्ड की ही बात करूंगा मैं, GAC 5'। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एंड इस प्रोड्यूस mRNA, ये क्या बनाएगा बेटा, mRNA बनाएगा। mRNA क्या होगा बेटा, ये इसका अपोजिट बनेगा 5' CUG 3', ठीक है, सॉरी मैं वापस लिख लेता हूं, CUG और 3'। अब CUG तो क्या है बेटा, ये एक कोडोन हो गया, ये क्या हो गया, कोडोन हो गया। अब इसके ऊपर आकर कौन जुड़ेगा, tRNA, तो tRNA एंटी कोडोन का क्या हो जाएगा, उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, C की जगह G, U की जगह tRNA है, U की जगह क्या आ जाएगा, U की जगह पर आना चाहिए यूरेसिल थाइमिन के साथ जुड़ता है, यूरेसिल एडिनिन के साथ जुड़ जाएगा GAC जो है वह आपके आंसर चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को, GAC जो है आंसर चला जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले अपन को वही है, ये डीएनए दे रखा है, डीएनए का अनुक्रम देखकर tRNA का अनुक्रम पूछा है क्वेश्चन के अंदर, बहुत शानदार दे रखा है। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, डीएनए अनुक्रम देकर tRNA के एंटी कोडोन का अनुक्रम पूछा है। जो ध्यान रखना है इसके अंदर क्या करना है बेटा, जो डीएनए है आपको यही ध्यान रखना है, डीएनए के अंदर 2 रज्जुक होते हैं, ये रहा 5' से 3', 3' से 5', इसको बोलते हैं बेटा टेम्पलेट। क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टेम्पलेट, या इसी को बोलते हैं कोडिंग, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोडिंग, या इसी को बोलते हैं सेंस, इसी को क्या बोलते हैं, सेंस, इसको क्या बोलते हैं, एंटी सेंस। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी सेंस। हमेशा इसका जो है वह mRNA बनता है, इसका जो है mRNA जो बनता है वह बनेगा ये वाला 5' से 3', इसका जो tRNA का जो है वह इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, tRNA जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, tRNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ चला गए रे, Which one of the following statement is true for protein synthesis? प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। एमिनो एसिड्स आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय, एमिनो अम्ल सीधे mRNA के द्वारा पहचाने जाते हैं। एमिनो अम्ल बेटा mRNA के द्वारा थोड़ी पहचाने जाते हैं, mRNA तो अमीनो अम्ल को कूट करता है, एमिनो अम्ल tRNA के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। द थर्ड बेस ऑफ कोडोन इज लेस स्पेसिफिक, परकुट का तीसरा सारक्रम कम विशिष्ट होता है। देखते हैं, ओनली 1 कोडोन कोड्स फॉर एन एमिनो एसिड, नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा। एवरी tRNA मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, नहीं ऐसा भी नहीं होता, एक ही अटैचमेंट साइट होती है। इसका आंसर जो है वह चला जाएगा, परकुट का तीसरा सारक्रम जो होता है वह कम विशिष्ट होता है। द थर्ड बेस ऑफ कोडोन इज लेस स्पेसिफिक। क्लियर है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच, ट्रांसलेशन से क्या होता है, प्रोटीन जो है वह सिंथेसिस होता है। प्रोटीन इज सिंथेसाइज फ्रॉम RNA, या अपन कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम mRNA। mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और इससे आगे चलकर मॉडिफिकेशन होता है और क्या बनता है बेटा, प्रोटीन। लेकिन अपन पॉलीपेप्टाइड की जगह प्रोटीन लिखा हुआ है तो उसको सही मान लेंगे। डीएनए इज फॉर्म्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट, नहीं भाई, इसको तो अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन। आरएनए इज फॉर्म्ड ऑन डीएनए, इसको तो बेटा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, अनुलेखन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण, इसको अनुलेखन। डीएनए इज फॉर्म्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चा क्या, प्रोटीन इज फॉर्म्ड
फ्रॉम आरएनए मैसेज, आरएनए संदेश से प्रोटीन, 2 ऑप्शन अलग अलग दे दिए, 2 बार लिख दिए, काट दो। ठीक है बेटा, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द फर्स्ट कोडोन, अच्छा इधर 2 क्वेश्चन है। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 125 एमिनो एसिड इफ द 25th कोडोन इज म्यूटेटेड टू यूए, ये अभी क्या है, 125 का दे दिया तो 124 का बनेगा। ये इसका तो पहले का फर्स्ट ही होगा, देख लीजिए भली, पहले का फर्स्ट ही आंसर। एक मिनट 125 कह रहा है ना, ये 125 एमिनो एसिड इफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 25th कोडोन, 25th कोडोन है ना, 25th कोडोन है तो 24 का हो जाएगा ना, 25th, सॉरी बेटा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 25th कोडोन इज म्यूटेटेड, 25th कोडोन यूएए हो गया, तो 25th है तो 24 का ही बनेगा, 24 एमिनो एसिड जो है अब सही है बेटा, 24 का ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द फर्स्ट कोडोन डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मिथाइज, याद रखने वाला क्वेश्चन है। जो फर्स्ट कोडोन जो है वो नीरेनबर्ग एंड मिथाई ने डिस्कवर्ड किया था, वह था आपके ट्रिपल यू, जहाँ पे आंसर होगा ट्रिपल यू, ये आंसर चला जाएगा ट्रिपल यू। ठीक है, ट्रिपल यू जो है वह सबसे पहले खोजा गया था। टिया, 2 क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। देखना क्या कह रहा है, टीआरएनए अटैच एमिनो एसिड इट्स, टीआरएनए अमीनो अम्लों को अमीनो अम्लों को अपने किस भाग पर जोड़ता है। तो टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, आपको कुछ इस प्रकार की अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वह देखने को मिलती है। इसके अंदर जो इसका 3' एंड होता है उसके ऊपर अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। किस स्थान पर आकर जुड़ता है बेटा, 3' एंड पर आकर जुड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, out of 61 codons only 61 codes for the 20 different type of amino acid, this character of genetic code is called as। एक से ज्यादा कोडोन एक ही तरह के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं, इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, अपहासिता बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को यहां से अगर अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, कुछ अमीनो अम्ल एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोडित होते हैं। जैसे ये 4 कोडोन है, ये एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर रहे हैं, ल्यूसिन, इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीजनरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डीजनरेसी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, अच्छा पहले ही चले गए आगे, देखना एंटीकोडोन आर फाउंड इन, एंटीकोडोन किसके ऊपर पाए जाते हैं, टीआरएनए के ऊपर पाए जाते हैं। 1 जीन 1 एंजाइम, बेडल एंड टैटम, 1 जीन 1 एंजाइम, आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसलिए थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है ना, फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 जीन 1 एंजाइम, बेडल एंड टैटम ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, स्थानांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक और उत्प्रेरक दोनों का काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आरआरएनए जो होता है, लिख लेते हैं अपन लोग, आरआरएनए स्ट्रक्चरल रोल के साथ साथ कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है आरआरएनए। और आपको पता हो ये 2 रोल करेगा, एक तो करेगा आपके स्ट्रक्चरल और एक करेगा आपके कैटालिटिक। कौन सा बेटा, 23S आरआरएनए जो होता है वह कैटालिटिक रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के अंदर, और तब इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा राइबोजाइम। क्या बोलते हैं बेटा, राइबोजाइम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो आंसर जो चला जाएगा आपके थर्ड जो है वह आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड। न्यूक्लियोसाइड के बहुलक से अमीनो अम्ल के बहुलक में जो रूपांतरण होता है उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। क्लियर है चीज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन और है। ट्रांसलेशन रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ, स्थानांतरण की जगह यहां पर अनुवादन लिख लो, बढ़िया रहेगा बेटा। अनुवादन किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अपन सब जानते हैं अनुवादन का मतलब होता है प्रोटीन निर्माण। अनुवादन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटीन का निर्माण। क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण जो होता है उसे कहते हैं।
पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसा भी नहीं होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ऐसा भी नहीं होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन इसमें भी कई सारे जो है एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाएंगे। जीन एंड सिस्टोन वर्ड्स आर समटाइम यूज सिनोनिमसली बिकॉज जीन और सिस्टोन शब्द का उपयोग कभी कभी समानार्थक रूप में किया जाता है। बिकॉज क्यों? वन सिस्टोन कंटेन मैनी जीन, एक सिस्टोन में कई जीन होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वन जीन कंटेन मैनी सिस्टोन, एक जीन में कई सिस्टोन होते हैं, एक जीन में एक ही सिस्टोन होता है। सिस्टोन जो होता है वही बेटा आप सब जानते हैं बेटा, बेसिकली जीन की भी कई सारी यूनिट्स होती है, जीन की भी कई सारी यूनिट्स होती है। एक होती है बेटा सिस्टोन, एक होती है बेटा आपके रैकॉन, एक होती है बेटा म्यूटोन। ठीक है, सिस्टोन जो होती है मेक प्रोटीन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, ऐसे लिख लेते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। रैकॉन जो होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और म्यूटोन जो होती है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होती है म्यूटोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर जो आंसर चला जाएगा, वन जीन वन कंटेन एंजाइम्स। ठीक है, एक ही जीन में एक सिस्टोन जो है वह होता है। अ जीन कंटेनिंग मल्टीपल एक्सॉन एंड एटलीस्ट वन इंट्रॉन इज टर्मिंग एज, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? देखो बेटा, अगर किसी जीन के अंदर एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों हो तो उसको अपन लोग स्प्लिट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिट जीन जो है वह वर्ड काम में लिया जाता है। जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, जीन जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए कहलाता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, या जो स्ट्रक्चरल जीन जो है संरचनात्मक जीन है, यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा संरचनात्मक जीन जो है आंसर चला गया। What does lack refer to in what we call the lack operon, जिसे हम lack operon कहते हैं, उसमें lack का मतलब क्या होता है बेटा? lack operon जो है it is related with metabolism of lactose, किसके से रिलेटेड है बेटा? मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज से रिलेटेड होता है। और इसके अंदर जो लैक है, लैक वर्ड, लैक का मतलब ही क्या होता है बेटा? लैक्टोज शर्करा होती है। क्या होती है बेटा? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शुगर जो है लैक का मतलब होता है। कहीं पे लिखा हुआ है लैक्टोज, लैक्टेज, लैक इंसेक्ट, नंबर नहीं, क्या होता है बेटा? लैक्टोज शर्करा जो है यह मतलब होता है। क्लियर है चीज? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई इन द एब्सेंस इन द लैक्टोज ऑपेरॉन, निम्नलिखित में से कौन ई कोलाई द्वारा लैक्टोज ऑपेरॉन में उत्पन्न नहीं होता है? बेटा अपन सब जानते हैं कि लैक ऑपेरॉन के अंदर 3 जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लिख लेता हूं मैं बेटा, कौन कौन से होते हैं बेटा? लैक ऑपेरॉन के अंदर एक तो होता है बेटा लैक जेड, दूसरा होता है लैक वाई, और तीसरा होता है बेटा लैक ए। लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वह बनता है बेटा। इससे बनता है बेटा परमिएजेज, क्या बनता है बेटा? परमिएजेज। और इससे बनता है बेटा ट्रांस एसिटाइलेज। कैसे याद रखना है बेटा? इधर है अल्फाबेट का अपोजिट और इधर है कंटिन्यूस बी, इधर है जेड वाई ए। क्या आया बेटा? जेड वाई ए, अपोजिट हो गया बेटा। ठीक है, अपोजिट हो गया। और इधर जो है अपन को सीधा चलना है, बीटा बी पहले आ गया। ठीक है, बी पहले आ गया, फिर आ गया पी परमिएजेज, बी के बाद आता पी, उसके बाद आता है टी। तो ठीक है बेटा, कौन सा इसमें नहीं बनता अपन देख लेते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है भाई
ट्रांस एटिलाइज बनता है, लैक्टोज डीहाइड्रोजनेज नहीं बनता। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? थर्ड आंसर जो है चला जाएगा। A functional complex comprising a cluster of gene including structural gene, a promoter gene, an operator gene and a regulator gene was discovered by। बेसिकली कह रहा है कि आपके ओपेरॉन, ये पूरी डेफिनेशन किसी दे रखी है बेटा? ओपेरॉन की डेफिनेशन दे रखी है, और पूछ रहा है ओपेरॉन किसने देखा था? ओपेरॉन सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने 1961 के अंदर जो है वह डिस्कवर्ड किया था। 1961 जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड। क्लियर है? The who explained the operon model for first time? सेम क्वेश्चन दे दिया। फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड फ्रांकोइस। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या? चलिए बेट। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज इन एंड many cases regulated by the interaction of some protein with a sequence termed as। प्रोकैरियोटिक डीएनए के प्रमोटर क्षेत्रों तक आरएनए पॉलीमरेज की पहुंच को कई मामलों में कुछ प्रोटीन की अनुक्रम के साथ अनुक्रम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेगुलेटर प्रोटीन, सीधी सी बात कह रहा है, रेगुलेटर जो नियंत्रक प्रोटीन होते हैं ओपेरॉन के अंदर, वही जो है वह काम। अच्छा, एक मिनट। प्रमोटर क्षेत्र तक आरएनए पॉलीमरेज की पहुंच को कई मामलों में कुछ प्रोटीन के अनुक्रम के साथ। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी मतलब प्रोमोटर के साथ में, हाँ सही बात है बेटा, ये होता है प्रमोटर और ये होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सॉरी बेटा, ऑपरेटर जो होता है वो सही होते हैं। ठीक है ना? ये देखो ना, ये देखिएगा बेटा क्या होता है, ये प्रमोटर साइट है, ये ऑपरेटर जो है रेगुलेटर साइट नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अच्छा, आगे चले गए। क्या कह रहा है? रिप्रेसर द्वारा लैक ऑपेरॉन के नियमन को कहा जाता है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेशन के द्वारा लैक ऑपेरॉन को जो नियंत्रण को कहा जाता है रिप्रेसर द्वारा ऑफ, क्या कहता है बेटा? रिप्रेसर द्वारा लैक ऑपेरॉन को। देखो बेटा, रेगुलेशन जो होता है वह दो तरीके का होता है। रेगुलेशन जो होता है वह दो तरीके का होता है। अगर रेगुलेशन एनहांसर सॉरी उसके द्वारा किया जाए, इंड्यूसर के द्वारा किया जाए, बाय इंड्यूसर अगर है, बाय इंड्यूसर है तो उसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेगुलेशन। और अगर रेगुलेशन रिप्रेसर के द्वारा है, बाय रिप्रेसर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। क्या चला जाएगा आंसर यहाँ पर? नकारात्मक नियमन जो है वह आंसर चला जाएगा। देखिएगा बेटा, बिल्कुल यही आंसर है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रिएक्ट, ठीक है ना, जो है वह आपके चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहीं पे दो क्वेश्चन थे क्या? कौन सा गलत है? विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कह रहा है आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ लेक ऑपेरॉन। आई जीन लेक ऑपेरॉन के रिप्रेसर को, बिल्कुल सही बात है बेटा, जो जीन आई होता है, जो रेगुलेटरी जीन होता है, वह रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। तो ये बात तो सही है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी अपन ने पढ़ा 3 जीन होते हैं, जेड वाई ए। जेड तो किसको कोड करता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। वाई किसको करता है बेटा? वाई करता है पर मीएजेज को कोड करता है। ए करता है बेटा आपके ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है, जेड जीन कोड फॉर, बिल्कुल ये भी सही है, तो आंसर ये नहीं होगा। वाई जीन कोड फॉर ट्रांस, वाई जीन तो परमीजेज को करता है, तो यही आंसर जो है चला जाएगा। ठीक है, द 3 जीन प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म, सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है चीज बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which is the primary step for a regulation of gene expression in eukaryotes? यूकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए प्राथमिक चरण कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल या ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा। अच्छा, सीधा अपन इस पे चले गए बेटा। अपन सब जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू यूकैरियोट्स के अंदर जो आपको देखने को मिलता है,
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो यूकैरियोटिक के केस के अंदर तो जीन की क्रियाओं का रेगुलेशन होता है, जीन का क्रियाओं का जो रेगुलेशन होता है वह हमेशा ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ज़्यादा होता है। कब होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर ज़्यादा होता है। याद रखने वाला क्वेश्चन है। लेक ऑपरेंड में सस्ता जीतना सही क्रम ज्ञात कीजिए। लेक जेड, लेक वाई और लेक ए, जेड वाई ए, जेड वाई ए, आंसर जो है थर्ड चला जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सडन जेनेटिक चेंज विच ब्रीड्स ट्रू इन एन ऑर्गेनिज्म इज विजुलाइज्ड एज। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा उसके क्वेश्चन आ गए, ये अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन आ गए आपके 93 से, शायद आगे वाले क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं। अच्छा इसी के ही है, हाँ चलो कर लेते हैं बेटा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सडन जेनेटिक चेंजेस विच ब्रीड्स ट्रू इन एन ऑर्गेनिज्म इज विजुलाइज एज। किसी जीव में अचानक होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन की अवधारणा जो आगे की पीढ़ी में भी समान रहते किस रूप में? म्यूटेशन कहते हैं बेटा, उन्हीं को उत्परिवर्तन कहते हैं। किसी भी जीव के अंदर होने वाले अचानक परिवर्तन जो इनहेरिटेबल होते हैं, म्यूटेशन की डेफिनेशन भी तो यही होती है, सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, सडन, हाँ पढ़िए, सडन इनहेरिटेबल changes in genetic material is called as mutation. Mutation है an abrupt of discontinuous changes which is inherited, discontinuous, a factor for plant growth, a change which affect parents only and is never inherited, a change which affects the offspring। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो है आपके एक अचानक ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कह रहा है क्या अचानक या असत वंशागत डिसकंटिन्यूस चेंज, इसका तो आंसर अपन लगा दिया ना, लिख दिया उधर। द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस की बात कर रहा है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अच्छा लगाना थोड़ा सा बेटा फास्ट करते हैं आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ म्यूटेशन? द हैविंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर at meiosis, the doubling of the chromosome after syngamy, the process on an additional chromosome, all of the above जो है आंसर चला जाए। ऐसा कैसा कह रहा है? having the chromosome at, नहीं ये तो नहीं होगा। द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सिंगेमी, ये सही बात है ना, म्यूटेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है तो ये थोड़ी है, ये तो होता ही है, ये भी होता ही है। म्यूटेशन द एडिशनल क्रोमोसोम हो जाएगा ना। निम्नलिखित किसे उत्परिवर्तन कहा जा सकता है? अणुसूत्र विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना, ये तो होता ही है, आंसर नहीं होगा। युग्मक सेलिन के दौरान गुणसूत्रों का डबल हो जाना, ये भी होता ही है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र का होना ही क्या कहलाएगा? आपके उत्परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन आर जनरली, म्यूटेशन जनरली कैसे होते हैं बेटा? अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव होते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आई थिंक आगे अब कुछ है भी नहीं, देख लेते हैं, है एक दो क्वेश्चन है शायद, चलिए देख लेते हैं। म्यूटेशन के क्वेश्चन पढ़े हैं। जेनेटिक और जीन म्यूटेशन जो होता है हमेशा डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली है, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा कोई इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो चेंजेस इन म्यूटेशन, किसके अंदर चेंजेस होता है? गुणसूत्र के अंदर ही होता है, गुणसूत्र की संरचना के अंदर होता है। अच्छा गुणसूत्र के अंदर हो सकता है, गुणसूत्र जीन का अनुक्रम हो सकता है, उपरोक्त में से कोई भी, अने ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन है थोड़े से। द लोकस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज जनरली, बिंदु उत्परिवर्तन का स्थल होता है जीन, गुणसूत्र बिंदु या केंद्र। बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है बेटा हमेशा आपको जीन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए भाई ये आपके लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। अब एक चीज और बता देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और अच्छा आ रहा है आपके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन ऑक्टाप्लॉइड वीट 56 द हैप्लॉइड एंड बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर। ऑक्टाप्लॉइड मतलब 8x की बात कर रहा है। 8x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 56, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो टोटल n कितना हो जाएगा? n तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2n,
बराबर 56 है, तो n तो हो जाएगा इसका आधा। 2 भाई सीधी सी बात है, 2n इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 56 दे रखा है, तो n तो हो जाएगा आधा, ठीक है। और बेसिक नंबर कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा बेटा 7। ये आंसर सेकंड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन मान के चलो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखो बेटा कर दिया अपन ने, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच अपॉन म्यूटेशन प्रोड्यूस अ फिनोटाइप इफेक्ट इज। म्यूटेशन जो है म्यूटोन के अंदर देखने को मिलता है। अभी अपन ने पढ़ा 3 यूनिट होती है, सिस्टोन, रेकॉन एंड म्यूटोन, उसी के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।